हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर पहली बार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको लेकर हम आए हैं। ठीक है, ये सीरीज जो है हमारे दो सब्जेक्ट को पैरेलल में लेकर चलेंगे। इसमें एक सब्जेक्ट हम अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहे हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी तक यूट्यूब पे कोई भी यूथ पब्लिकेशन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या और कोई दूसरे ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेकर कोई भी वीडियो नहीं बना है। उसको देखते हुए हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग आपका पूरा सपोर्ट बनाए रखेगा। ठीक है, इस सीरीज में जो है हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जेईई के अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो यूपीपीसीएल जेईई है, यूपी आरवीयूएनएल जेईई है, आरआरबी जेईई, यूपी जेईई, ठीक है, ऐसे जितनी भी है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में एग्ज़ाम हुई है जेईई लेवल की, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम है जो भी आने वाली, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इसको आगे और भी हम नए वीडियो लेके आ सके, इसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी। तो आप लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दिए हैं उसमें दो सब्जेक्ट पैरेलल में लेकर चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दो को हम ले रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ ही इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दोनों सब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो हम क्या करेंगे, इसको एक एक घंटे का या उससे अधिक टाइम का हम एक वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करते हम शुरू से लेकर अंत तक सारे जो टॉपिक वाइज है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो फर्स्ट टॉपिक है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट टॉपिक डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इस लेक्चर में डीसी जनरेटर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है हम, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम बाई लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स हम है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसको लेकर चलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो डीसी जनरेटर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द डैश जनरेटर हैज पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अर्थात बोला गया है डैश जनित्र का वोल्टेज नियमन सबसे कम होता है। तो किसका सबसे कम होता है वोल्टेज नियमन? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरीज, अर्थात सीरीज जनरेटर। ठीक है, श्रेणी जनरेटर का। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, ठीक है, दिया है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी जनित्र का वोल्टेज नियमन सबसे कम होता है जहां ओवर कंपाउंड का वोल्टेज नियमन भी ऋणात्मक होता है तथा ओवर कंपाउंड का वोल्टेज नियमन श्रेणी जनित्र से कम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और पैरेलल तथा कंपाउंड का वोल्टेज नियमन धनात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन पॉइंटों को याद रखना है। इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। श्रेणी जनित्र का वोल्टेज नियमन जो होता है वो सबसे कम होता है और ओवर कंपाउंड का वोल्टेज नियमन, ठीक है, जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। और साथ ही जो ओवर कंपाउंड का वोल्टेज नियमन श्रेणी जनित्र से कम होता है। ठीक है, वोल्टेज नियमन श्रेणी जनित्र से कम होता है। और शंट तथा कंपाउंड का वोल्टेज नियमन धनात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है लेफ्ट वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, अर्थात लेफ्ट वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो लेफ्ट वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त होती है, हम जानते हैं कि लेफ्ट वाइंडिंग हमारी जो होती है वो हाई करंट, ठीक है, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए सूटेबल होती है। तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लो वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर। ठीक है, तो लेफ्ट वाइंडिंग हमारी सूटेबल होती है लो वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर में, अर्थात निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत धारा वाले डीसी जनरेटरों में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ओके, लेफ्ट वाइंडिंग निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा वाले डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त किया जाता है। लेफ्ट कुंडलन मशीनों में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। इसको याद रखना है, लेफ्ट वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, और जो वेव वाइंडिंग होती है हमारी वेव वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए लो करंट वाले डीसी जनरेटर में उपयुक्त होती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग बोले तो लो वोल्टेज हाई करंट, और वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट वाले डीसी जनरेटर में उपयुक्त होती है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन डीसी जनरेटर ईडी करंट लॉस इज नथिंग बट, ठीक है, बोला गया है किसी जनरेटर में भंवर धारा नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, किसी जनरेटर में भंवर धारा नहीं होती है लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, आयरन लॉस। ठीक है, लो हानि। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, डीसी जनरेटर में भंवर धारा हानि कुछ नहीं है लेकिन लो हानि है, क्योंकि लो हानि डीसी जनरेटर में दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक भंवर धारा हानि और दूसरी हिस्टेरेसिस हानि। ठीक है, तो इसके अनुसार विकल्प के अनुसार लो हानि हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें बोला है वेव वाइंडिंग इज किसके लिए उपयुक्त है, मतलब वेव वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग हम जानते हैं वेव वाइंडिंग क्या होती है हमारी, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट। ठीक है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए सुटेबल होती है हमारी वेव वाइंडिंग। ओके, और लेफ्ट वाइंडिंग होती है हमारी, लेफ्ट वाइंडिंग होती है हाई करंट और लो वोल्टेज। ओके, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को याद रखिए। तो इसमें वेव वाइंडिंग का पूछा है, तो वेव वाइंडिंग हो जाएगी हमारी उच्च वोल्टेज निम्न धारा डीसी जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और लेफ्ट वाइंडिंग के लिए डी वाला हो जाएगा, निम्न वोल्टेज उच्च धारा के डीसी जनरेटर। ओके, इसमें देखिए वेव वाइंडिंग उच्च वोल्टेज निम्न धारा के डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है। लेफ्ट वाइंडिंग निम्न वोल्टेज उच्च धारा हेतु उपयुक्त किया जाता है। लेफ्ट वाइंडिंग का इस्तेमाल सामान्यतः वेल्डिंग पर्पस हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग का इस्तेमाल सामान्यतः वेल्डिंग पर्पस हेतु प्रयोग करते हैं। वेव कुंडलन अर्थात वेव वाइंडिंग मशीनों में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। ठीक है, वेव वाइंडिंग में इसमें याद रखना है, जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में कुंडलों की संख्या क्या होती है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथ के बराबर होती है। इसको भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डीसी जनरेटर में
डमी कुंडलन का क्या उपयोग है। ठीक है, डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का क्या उपयोग है पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का उपयोग क्या होता है हमारा, रोटर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, लोड का वेरिएंट के कारण रोटर में क्या होता है, हंटिंग जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो उस कारण क्या करते हैं हम, वो हंटिंग को या वाइब्रेटर को कम करने के लिए रोटर में क्या करते हैं हम, रोटर में यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए पोल के ऊपर डमी वाइंडिंग कर देते हैं, डमी कुंडलन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी वाइब्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो हमको पूछा गया है डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोटर में के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। इसके बारे में और देख लेते हैं अपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का उपयोग रोटर या आर्मेचर के लिए यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए करते हैं। यह वाइंडिंग केवल वेव वाइंडिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना है, जो डमी वाइंडिंग है हमारी, यह केवल वेव वाइंडिंग के साथ प्रयोग होता है। यह वाइंडिंग कम्यूटेटर के साथ नहीं जुड़ी होती है। इसको याद रखना है आपको, जो हमारी डमी वाइंडिंग होती है यह वाइंडिंग कम्यूटेटर के साथ नहीं जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। देख, यूपी आरबी यूएन जेई में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, उसके बाद में एसएससी जेई में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, 2 मार्च को 2017 में पूछा गया है। ठीक है, फिर आरपीएचईडी 2015 में पूछा गया है। फिर आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक है, फिर आरआरबी जेई इलाहाबाद में पूछा गया, आरआरबी जेई गोरखपुर में पूछा गया है, और आरआरबी जेई अजमेर में पूछा गया। तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से हैं जो बार बार रिपीट हो रहे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम सारे को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्वेश्चन बोला गया है, द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज टू कन्वर्ट। ठीक है, तो पूछा गया है एक डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक का कार्य बदलना होता है। तो डीसी मशीन का कार्य क्या होता है वो हम जानते हैं। वो कम्यूटेटर क्या करता है, हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है, उसको एक दिशीय या ठीक है एक दिशीय करंट में बदलने का काम करता है कम्यूटेटर। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करने का काम कम्यूटेटर करता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा से एक दिशीय धारा। ठीक है, इसके बारे में और देख लीजिए। ठीक है, दिया है डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में परिवर्तित करना होता है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में परिवर्तित करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम में हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारी, ठीक है, जो कि प्लस माइनस में साइकिल चल रही है, ठीक है, एसी में, उसको यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करने का काम हमारा करता है कम्यूटेटर। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल कम्यूटेटर आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट है, मान लो इनपुट दिए हम, वो इनपुट दिए है ना एसी वेवफॉर्म में। ठीक है, तो आउटपुट हमको मिलता है कम्यूटेटर के द्वारा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल कम्यूटेटर आउटपुट, जो कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसके डिटेल में और देखिए। ओके, दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डीसी धारा में परिवर्तित करके उसे बाह्य परिपथों में भेजना होता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक कठोर कर्षित तांबे के खंडों का बना होता है। ठीक है, अर्थात कम्यूटेटर जो होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के खंडों का
कॉपर सेगमेंट का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, और कम्यूटेटर के ऊपर हमारे ब्रश लगे होते हैं जिससे हम पावर को देते या लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट। ठीक है, अर्थात पूछा गया है एक विद्युत जनरेटर इस प्रकार की मशीन है जो रूपांतरित करती है। तो हमारा जनरेटर क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो हमारी मोटर होती है वो मोटर क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो इसका देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी में दिया है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओके, देख लीजिए, एक विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है, इन ए जनरेटर ए डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अर्थात जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ किसके अनुसार उत्पन्न किया जाता है। तो हम जानते हैं जो हमारा जनरेटर जो होता है वो डायनामिक ईएमएफ को फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो फेराडे लॉ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा फेराडे का नियम। ओके, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ फेराडे के नियम के अनुसार उत्पन्न की जाती है। ठीक है, प्रथम नियम, जब किसी परिपथ या कुंडली से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, या जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाता है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है इंड्यूस ईएमएफ से, और जो ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा अधिक होता है। इसको याद रखिए, क्योंकि जब हम जनरेटर में ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक जनरेटर है। ठीक है, ये एक जनरेटर है ना, और ये यहाँ पे हम लोड लगा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही ईएमएफ लोड के टर्मिनल पे जाके यहाँ पे वोल्टेज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टर के थ्रू यहाँ तक जाने में कुछ न कुछ पावर लॉस हो जाता है, इसीलिए जो टर्मिनल वोल्टेज होता है हमारा वो कभी भी ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज व्हेन लोड्स आर। ठीक है, अर्थात प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है जब भार, कब प्रयोग करते हैं इसको हम कंपनसेशन वाइंडिंग को, जब भार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तब हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं हम कहाँ पे दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहुत अधिक उतार चढ़ाव या हैव लार्ज फ्लक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। ओके, समकालिक कुंडलन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लोड में अधिक परिवर्तन होता है। समकालिक कुंडलन का प्रयोग बड़ी दिष्ट धारा मशीन में किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको।
और जहाँ लोड में बहुत अधिक परिवर्तन, ठीक है, जहाँ लोड में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जैसे टर्बो जनरेटर, रोलिंग मशीन इत्यादि, ठीक है। समकारी कुंडलन को मशीन के ध्रुव नालों में रखकर आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ठीक है। इसको याद, इसको आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस विधि द्वारा विचुंबकन प्रभाव को, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को निष्प्रभावित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रेक टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन इज डैश, ठीक है। पूछा गया है एक डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट डैश है। तो ये क्या होता है, हम जानते हैं एक ब्रेक टेस्ट जो होता है हमारा, ये एक डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है, अर्थात एक प्रत्यक्ष विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक प्रत्यक्ष विधि है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, दिया गया है एक डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट एक प्रत्यक्ष विधि है। इसको याद रखना। हमको ये भी पूछ सकता है कि ब्रेक टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो डीसी मशीन में जो इफिशिएंसी होती है, हमारी इफिशिएंसी को निर्धारित करने वाला टेस्ट को हम ब्रेक टेस्ट कहते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये एक डायरेक्ट मेथड है। यह टेस्ट इफिशिएंसी निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। इस टेस्ट द्वारा केवल छोटी मशीनों की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। जो हमारा ब्रेक टेस्ट है, इसके द्वारा केवल छोटी मशीनों की टेस्टिंग की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है कम्यूटेशन कंडीशंस एट फुल लोड ए लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेकड बाय डैश, ठीक है। अर्थात संपूर्ण भार पर दिष्ट धारा डीसी वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेशन परिस्थिति की जांच डैश से हो सकती है। तो ये होती है, किससे होती है, हॉपकिंसन टेस्ट से होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, हॉपकिंसन टेस्ट। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। संपूर्ण भार पर दिष्ट धारा वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक् परिवर्तक परिस्थिति की जांच हॉपकिंसन टेस्ट से की जाती है, ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट से की जाती है। इस टेस्ट के दौरान दो आइडेंटिकल मशीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हॉपकिंसन मेथड के लिए दो आइडेंटिकल मशीन की आवश्यकता होती है। दो मशीन यद्यपि फुल लोड पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है, किंतु सर्किट द्वारा ली गई पावर दोनों मशीन के लॉस के बराबर होती है। इस टेस्ट द्वारा मशीन में आर्मेचर रिएक्शंस, कम्यूटेशंस, टेम्परेचर राइज के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। कम्यूटेशन, टेम्परेचर राइज के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया है एक 4 पोल लैप वाउंड अर्थात लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर हैज द फ्लोइंग डिटेल। फ्लक्स दिया है 0.07 वेबर पर पोल, स्पीड दिया है 900 आरपीएम और आर्मेचर कंडक्टर बराबर 440 दिया है। तो द जनरेटर एएमएफ, ठीक है, जनरेटर एएमएफ मतलब कितना एएमएफ इंड्यूस करेगा पूछा गया है, ठीक है। हिंदी वाले में देख लेते हैं, ठीक है, हिंदी वाले में देख लेते हैं। हिंदी वाले में बोला है एक 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनित्र का ब्यौरा निम्नलिखित है। फ्लक्स दिया है 0.07 वेबर पर पोल, स्पीड दिया है 900 आरपीएम, आर्मेचर चालक दिया है 440 और
इससे पैदा हुआ EMF कितना होगा पूछा गया है। ठीक है, इससे पैदा हुआ EMF कितना होगा ये पूछा है। तो हम जानते हैं, और इसमें लेफ्ट वाइंडिंग के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि लेफ्ट वाइंडिंग EMF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। EMF निकालने के लिए फॉर्मूला आर्मेचर EMF EA बराबर फ्लक्स Z अर्थात कंडक्टर, N अर्थात हमारा स्पीड, रोटेशन स्पीड, और P होता है। ठीक है, और ओपन में होता है 60A होता है, 60A होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, फ्लक्स जो है हमारा, फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई जो होता है फ्लक्स हो जाता है, Z जो होता है आर्मेचर कंडक्टर हो जाता है, और N जो है हमारा वो रोटेशन स्पीड RPM में हो जाती है, और P जो है वो नंबर ऑफ पोल होता है, और डिवाइड बाई 60, और जो A है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं कि जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है हमारी, उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है पोल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पैरेलल पाथ 4 दिए हैं, तो पोल नंबर ऑफ पोल 4 दिया है, तो पैरेलल पाथ भी 4 होंगे। ठीक है, तो इसमें हम इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू रख देंगे, इसमें इसको छोटा लिख लेते हैं हम इधर। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग EA बराबर Z फाई Z N P अपॉन 60A। ठीक है, इसमें इसका वैल्यू रख देंगे। इसमें इसका वैल्यू, तो इसका क्या दिया है, फ्लक्स का दिया है 0.07। ठीक है, वेबर पर पोल दिया है, इनटू फिर दिया है हमारा Z दिया है चालक कितना दिया था, 440 दिया है। ठीक है, 440 दिया है। ठीक है, 440 कंडक्टर दिया है, इनटू क्या हमारा N मतलब स्पीड दिया है 900 RPM। ठीक है, 900 RPM इनटू पोल दिया है 4। ठीक है, 4 अपॉन 60 इंटू ए भी कितना है, मतलब नंबर ऑफ पोल के बराबर पैरेलल पाथ की संख्या होती है। तो ये 4 से ये 4 काट देंगे हम। ठीक है, इस 4 से इस 4 को काट देंगे। फिर क्या होगा कि ऊपर वाले जो है इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 27,720। ठीक है, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे हम, और फिर ऊपर वाली संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा फाइनल वैल्यू 462 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो जनरेटिंग EMF होगा वो 462 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा कहाँ पर दिया है, 462 वोल्ट दिया है हमारा ऑप्शन नंबर C में, 462 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा, 462 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए। ठीक है, हमको नंबर ऑफ पोल 4 दिया था। ठीक, फ्लक्स फाई बराबर 0.07 वेबर पर पोल दिया है। स्पीड दिया है N बराबर 900 RPM। ठीक है, RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेट पर मिनट। ठीक है, और आर्मेचर चालक की संख्या जो दिया है वो 440 दिया है, और लेफ्ट वाइंडिंग है, इसलिए नंबर ऑफ पोल होते हैं पैरेलल पाथ के बराबर। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख दिए हैं इसमें। ठीक है, सबका वैल्यू रख दिए है, और उसको हम सोल्व कर ले, तो हमारा 462 वोल्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन डीसी जनरेटर इज डैश। ठीक है, अर्थात डिस्ट धारा जनित्र की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है। ठीक है,
तो इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त होती है हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ बराबर होना चाहिए कोष्टक में 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। बैक ईएमएफ, ठीक है, इसकल कोष्टक में हो जाएगा हमारा 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा जनरेटर अर्थात डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की शर्त है कि बैक आपूर्ति वोल्टता बराबर ईएमएफ डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, अर्थात बैक ईएमएफ ईबी बराबर 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, बैक ईएमएफ बराबर 2 वोल्ट होना चाहिए, इसलिए इसकी क्षमता अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए 50% होती है। ठीक है, इसको भी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, हमको किस टाइप से पूछता है कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए कितनी % दक्षता होती है, ये पूछ लेता है। तो इसको याद रखना है हमको, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए 50% की दक्षता होती है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें याद रखना है हमको, देखो जनरेटर के लिए क्या होता है हमारा बैक ईएमएफ बराबर 2 वोल्ट होता है, और मोटर में होता है हमारा बैक ईएमएफ बराबर बैक ईएमएफ ईबी बराबर V/2 होता है। ठीक है, जनरेटर के केस में होता है ईबी बराबर 2V, और मोटर के केस में होता है ईबी बराबर V/2। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंटरपोल आर यूज्ड इन डैश। तो पूछा है इंटरपोल का प्रयोग डैश में प्रयोग होता है। ठीक है, इंटरपोल का प्रयोग डैश में होता है। तो इंटरपोल का प्रयोग कहाँ होता है, हम जानते हैं इंटरपोल का प्रयोग जो होता है हमारा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बोथ लैप एंड वेव वाउंड मशीन। ठीक है, दोनों लैप और वेव वाउंड मशीनों में इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बारे में और अधिक देख लीजिए। ठीक है, इंटरपोल का प्रयोग लैप और वेव वाउंड मशीनों में होता है। ठीक है, इंटरपोल को कम्युलेटिव पोल या कंपल कहा जाता है। ठीक है, इंटरपोल सदैव, ठीक है, इंटरपोल जो होते हैं वो सदैव इंटरपोल क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, यह आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को नगण्य करता है। ठीक है, जो आर्मेचर का रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन इफेक्ट होता है, उसको नेग्लिजिबल करता है हमारा इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इन ए डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्स अस ए डैश। ठीक है, अर्थात डिस्ट धारा वाले एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में होता है, हम जानते हैं कम्यूटेटर क्या होता है हमारा, जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है, उसको डायरेक्ट करंट में करने का काम करता है। ठीक है, या अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है हमको, वो तो नहीं दिया, तो इसमें दिया है डिस्ट रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर के रूप में। तो रेक्टिफायर क्या करता है हमारा, रेक्टिफायर क्या करता है हमारा यूनिट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर का भी काम वही करता है। तो उसमें वही पूछा गया डिस्ट धारा वाले एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग किस रूप में होता है। तो उसका प्रयोग क्या होता है, एक रेक्टिफायर के रूप में होता है, अर्थात डिस्ट कारक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और देख लीजिए। ओके, दिया है डिस्ट धारा वाले डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग डिस्ट कारक अर्थात रेक्टिफायर के रूप में होता है। ठीक है, और रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, एसी को डीसी या एसी को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आर्मेचर चर कुंडलियों को उपयुक्त योजना द्वारा लैप या वेव कुंडलन योजना दिक् परिवर्तक के खंडों पर जोड़ा जाता है। ओके, दिक् परिवर्तक आर्मेचर को शॉफ्ट पर ही
लगा होता है, अर्थात जो कम्यूटेटर होता है हमारा वो आर्मेचर शाफ्ट पर ही लगा होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही हम उसको लगाते हैं। और दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, दिष्ट धारा या यूनिडायरेक्शनल करंट में परिवर्तित करना है तथा उसे बाह्य परिपथ में भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बोला गया है द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन, अर्थात डीसी मशीन के प्रतिकारक कुंडलन अर्थात कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालक की संख्या डैश होती है। तो चालक की संख्या क्या होती है हम जाने हैं, इसमें चालक की संख्या क्या होती है हमारे प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से कम होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, हमारा ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, देख तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देख लेते हैं। तो हमारा दिया है ये ऑप्शन नंबर बी में, इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, ठीक है, अर्थात हमेशा प्रति पोल आर्मेचर चालक की संख्या से कम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए, ठीक है, दिया है डीसी मशीन में प्रतिकारक कुंडली अर्थात कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चालक की संख्या प्रति पोल अर्थात पर पोल आर्मेचर चालक की संख्या से कम होती है, ठीक है। यह वाइंडिंग लार्ज डीसी मशीन में प्रयोग की जाती है, इसको भी याद रखना है आपको, छोटी में नहीं किए जाते, जो बड़े साइज के होते हैं डीसी मशीन उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग उन मशीन में करते हैं जिन मशीन में लोड का फ्लक्शन अर्थात फ्लक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, इनकी संख्या प्रति पोल की संख्या से कम होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इन ए डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड, अर्थात डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है। तो ये हम जानते हैं कि ये सीरीज में जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ में, ठीक है, सीरीज में जुड़ी होती है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया है सी में, ठीक है, इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। डीसी मशीन में दिक् परिवर्ती अर्थात कम्यूटेटर पोल की वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ी होती है, ठीक है, यह एयर गैप को कम कर देते हैं, ठीक है, यह एयर गैप को कम कर देता है, इसको भी याद रखना है आपको। और यह पोल के पास आर्मेचर फ्लक्स को ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जैसे कि हम जो भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सी बातें जो क्वेश्चन में नहीं है वो लिखी होती है, उस पॉइंट को भी हमको नोट करना है, ठीक है, वो पॉइंट भी एग्जाम में बनते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पूछा गया एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर विल डैश, अर्थात डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से डैश होगा। तो उसमें क्या होता है हम जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर का वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है, तो इसमें हम डिक्रीज करते हैं, घटता है, ठीक है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर सी में, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, ठीक है, जनरेटर के वोल्टता में कमी होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके डिटेल में और देख लीजिए, ठीक है, डिटेल में दिया है डीसी शंट जनित्र के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से जनित्र की वोल्टता में कमी हो जाती है, ठीक है, कमी होगी, क्योंकि प्रतिरोध से शंट धारा अर्थात ISH कम हो जाएगा, जिससे फ्लक्स अर्थात शंट फ्लक्स कम हो जाएगा, और शंट फ्लक्स के कम होने से बैक EMF का मान कम हो जाएगा, और बैक EMF
कम होने से टर्मिनेट वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ओके, अर्थात जो नीचे दिया हुआ है इसमें इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो शंट करंट है वो समानुपाती है होती है शंट फ्लक्स के और बैक ईएमएफ के और वोल्टेज के। ठीक है, अर्थात शंट करंट, शंट फ्लक्स, बैक ईएमएफ और वोल्टेज सभी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डीसी शंट जनरेटर हास डैश, अर्थात डीसी पार्श्वपथ जनित्र में डैश होता है। तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है, किसमें, डीसी शंट जनरेटर में। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अर्थात थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, उसके बारे में और देख लेते हैं अपन। ठीक है, डीसी पार्श्व जनित्र में थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण वक्र होता है। डीसी शंट जनरेटर लगभग कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट हमारा देख, ये तो पूछा ही हुआ है हमको। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ अभिलक्षण होता है, लेकिन दूसरा हमारे को पॉइंट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर है। ठीक है, इसमें लगभग कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होते हैं। ठीक है, यह लगभग कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होते हैं, यह भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, और डीसी शंट जनरेटर को नो लोड पर रेटेड वोल्टेज जनरेटर करता है। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर जो है नो लोड पर रेटेड वोल्टेज जनरेट करता है, यह भी हमें याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, जिसको भी अंडरलाइन किया हूँ मैं उसको आपको फोकस करना है और उस पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी क्वेश्चन उठा के हमको एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर इज यूज फॉर चार्जिंग बैटरीज। ठीक है, अर्थात बैटरियों को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनित्र का उपयोग होता है। तो हम जानते हैं बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम कौन सा जनरेटर का उपयोग करते हैं, हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। एमपी जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जेई में पूछा गया है। ओके, तो बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम शंट जनरेटर को उपयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा शंट जनरेटर, अर्थात पार्श्वपथ जनित्र। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, दिया है, बैटरियों को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट अभिलक्षण डूपिंग होती है। इसका उपयोग डीसी एक्साइटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, हमको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो उसको हमको याद रखना, अगर ऑप्शन में देता है कि एक्साइटर के रूप में, तो इसको याद रखना आपको डीसी शंट जनरेटर जो होता है हमारा डीसी एक्साइटर के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, पूछा गया है, द ईएमएफ ऑफ ए डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन। तो डीसी जनित्र का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, पूछा गया है। तो हम जानते हैं डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो जितनी ज़्यादा हम स्पीड घुमाएंगे, देखो इसमें तो इस पे दिया है, कंपैरेटर दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और ब्रश कनेक्ट ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप दिया है और स्पीड दिया है। तो हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज अर्थात ईएमएफ इंड्यूस होगा और कम होगी तो कम इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारा जो ईएमएफ है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, स्पीड अर्थात गति पर। ओके, और देखिए इसके बारे में डिटेल में, डीसी जनित्र का ईएमएफ गति पर निर्भर करता है। ठीक है, वोल्टेज बिल्ड अप के लिए, ठीक है, वोल्टेज बिल्ड अप के लिए डीसी जनरेटर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। यह क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कि ईएमएफ बिल्डअप के लिए डीसी जनरेटर की स्पीड कितनी होना चाहिए, यह भी पूछता है। तो आपको याद रखना है कि ईएमएफ
वोल्टेज जनरेटर के या वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए जो डीसी जनरेटर की स्पीड जो होती है हमारे, वो क्रिटिकल स्पीड से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर इज, अर्थात एक डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि किसके लिए है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाने की बात कर रहे थे। वोल्टेज को बढ़ा कैसे सकते हैं हम, स्पीड को इंक्रीज करके। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, स्पीड को इंक्रीज करके हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जनरेटिंग वोल्टेज को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, टू इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन, अर्थात घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसके बारे में और डिटेल देखिए। ठीक है, दिया है एक डीसी जनित्र की वोल्टता बढ़ाने की सबसे सरल विधि घूर्णन की गति, ठीक है, जिसको अंडरलाइन किया है, घूर्णन की गति बढ़ाकर करते हैं। ठीक है, गति बढ़ाने से जनरेटेड वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। डीसी जनरेटर डायनामिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको भी याद रखना है आपको। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है ये पूछ लेगा तो आपको याद रखना है, डीसी जनरेटर डायनामिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। ठीक है, 23 नंबर। तो फ्रेंड, आपको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं वही रिवाइज कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन जो है, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ठीक है, किस टाइप से पूछते हैं, कैसे घुमाया जाता है, वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है। तो ये सीरीज जो है हमारी, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे डाउट को क्लियर करने में और भी बेस को मजबूत करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जो ये वीडियो है यूथ पब्लिकेशंस का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले का, जितने भी आपके टच में फ्रेंड है उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है एन EMF इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग ऑफ एन आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स इन डैश। ठीक है, अर्थात डीसी जनित्र के आर्मेचर के कुंडलन में EMF प्रेरित होता है जब आर्मेचर डैश में घूर्णन करता है। ठीक है, क्या बोला गया है, डीसी जनित्र के आर्मेचर के कुंडलन में EMF प्रेरित होता है जब आर्मेचर में घूर्णन करता है। तो ये किस में घूर्णन करता है, आर्मेचर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में घूर्णन करता है, तो उसका जो चालक होता है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। ओके, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में EMF प्रेरित होता है जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर के कुंडलन में EMF तब प्रेरित होता है जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है। ठीक है, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराया जाए तो चालक में EMF इंड्यूस हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और उस इंड्यूस EMF को हम ब्रश के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन भी हमारा ESIC JEE में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल में, SSC JEE में पूछा गया है, और बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए सभी का नाम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा कवर करता है इसलिए। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। ए डीसी जनरेटर कैन बी टर्मेट अस। ठीक है, अर्थात एक डीसी जनरेटर जनित्र को डैश भी कहा जाता है। तो डीसी जनरेटर को हम क्या कहते हैं, इसको याद करिए,
थ्योरी में पढ़े हो, डीसी जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें घूमने वाला भाग होता है, इसलिए इसको क्या करता है, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, रोटेटिंग एम्पलीफायर अर्थात घूर्णी प्रवर्धक। इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए, ठीक है। एक डीसी जनरेटर को घूर्णी प्रवर्धक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर इनपुट को बढ़ाता है, उसी प्रकार से डीसी जनरेटर भी वोल्टेज को बढ़ाता है। दोनों में अंतर यह है कि डीसी जनरेटर गति करता है तथा प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर स्थिर रहता है, इसलिए इसे रोटेटिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। डीसी जनरेटर डायनामिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द पार्ट ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशंस आर डैश, ठीक है। अर्थात ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ये कि जो स्लॉट्स के भीतर कुंडली की सतह में होते हैं, ठीक है, वो वाले, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, द कोइल साइड्स इनसाइड द स्लॉट्स, ठीक है, अर्थात स्लॉट्स के भीतर की कुंडली की सतह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ओके, बोला गया है ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह सक्रिय भाग होते हैं, यही वोल्टेज प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिपीट कर रहे हैं, ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ में स्लॉट के भीतर की कुंडली अर्थात स्लॉट के अंदर जो हम वाइंडिंग करते हैं कि सतह सक्रिय भाग होते हैं, अर्थात कुंडली के ऊपर का भाग, ठीक है, एक्टिव पार्ट्स होता है, यही भाग जो वोल्टेज प्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। आर्मेचर खांचे में चालक को भरा जाता है, ये तो हम जानते हैं, आर्मेचर के खांचे में चालक को भरा जाता है। जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो चालक से चुंबकीय क्षेत्र लिंक करता है, ठीक है, जिससे स्लॉट के अंदर चालक में विद्युत वाहक बल अर्थात एएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो बाह्य लोड को प्रदान किया जाता है, जो प्रोडक्शन में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर। पूछा गया है द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज डैश, अर्थात डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार डैश होता है, ठीक है। याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, यह क्वेश्चन देखिए आप, बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को सीरियसली लेना है, ठीक है, ठीक है। एसएससी जेई में, फिर यूपी आरबी यूएनएल में और बहुत से एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ी देर में हम आगे चलेंगे, अभी तो 26 नंबर पे आए हैं, आगे चलेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, ठीक है। द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज डैश, अर्थात डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार डैश होता है। तो कैसा होता है ये हम जानते हैं, ये होता है हमारा ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, अर्थात त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार होता है। ओके, इसके बारे में और देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। द एक्साइटिंग कोयल ऑफ एनी डीसी मशीन आर वाउंड डैश, अर्थात दिष्ट धारा मशीन की उत्तेजित कुंडलियाँ किसमें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एक्साइटिंग कोयल होती है वो हमारी जुड़ी होती है पोल के चारों ओर,
ठीक है, अर्थात अराउंड द पोल्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अराउंड द पोल्स अर्थात ध्रुवों के चारों ओर जुड़ी होती है। ओके, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, दिष्ट धारा मशीन की उत्तेजित अर्थात एक्साइटेड कुंडलियाँ अर्थात कोइल ध्रुवों के चारों ओर जुड़ी होती है। ठीक है, ध्रुव खांचों पर कुंडलन को लगाकर ध्रुवों को उत्तेजित किया जाता है। इन कुंडलियों को उत्तेजन या क्षेत्रीय कुंडलन की उत्तेजित कुंडलियाँ कहते हैं। क्षेत्रीय कुंडली के वर्तनों की संख्या अर्थात टर्नों की संख्या तथा अनुप्रस्थ काट अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया मशीन के प्रारूप पर निर्भर करती है। ओके फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बोला गया है द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्स अस ए, ठीक है, डैश अर्थात डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक डैश की तरह व्यवहार करता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम अभी कुछ समय पहले पढ़े थे। ठीक है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो एसएससी जेईई में पूछा गया है 2017 में और 2014 में। ठीक है, उसमें सन अलग था। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ बहुत सारे सन लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत सी जगह पर यह क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ये लोग। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी रिपीट होंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको पूछा है डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन अर्थात कम्यूटेटर किस तरह व्यवहार करता है। तो हम आपको बताए थे कि वो क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो हम देखे थे फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है या हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ये पूछा गया है हमको। ओके, तो हम जानते कि हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टिधार की तरह। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हो। ओके, दिया है डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर पूर्ण तरंग अर्थात फुल वेव दृष्टिकार की तरह व्यवहार करता है। कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मशीन में एसी से डीसी एवं डीसी से एसी में बदलने हेतु प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, याद करें जो कम्यूटेटर है हमारा वो एसी से डीसी वो डीसी से एसी दोनों बदलने के लिए काम करता है। ओके, और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का तथा ब्रश की मदद से एक दिशीय बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है अर्थात यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। ओके, ब्रश में 2 से 5 वोल्ट का IR ड्रॉप अर्थात वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ब्रश में 2 से 5% वोल्ट का ड्रॉप होता है या IR ड्रॉप होता है बोल सकते हैं, क्योंकि V बराबर हमारा I इंटू R होता है, इसलिए IR लिख दिया है। जिसको हम ब्रश क्वेश्चन में हमको IR ड्रॉप बहुत कम पूछता है, हमको डायरेक्ट ये पूछता है कि ब्रश में कितना % वोल्टेज ड्रॉप होता है पूछता है, तो 2 से 5% वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है अंडर कम्यूटेशंस गिवेंस राइज टू डैश अर्थात अल्प दिक् परिवर्तक के कारण क्या होता है। तो हम जानते हैं अल्प दिक् परिवर्तन या अंडर कम्यूटेशन के कारण जो होता है हमारा, उसमें स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग होते हैं, वो स्पार्किंग कहाँ होती है, वो होते हैं स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एड्स ऑफ द ब्रश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अर्थात ब्रश के अनुगामी पिछली धारा पर स्पार्क होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ठीक है, अल्प दिक् परिवर्तक अर्थात अंडर कम्यूटेशन के कारण ब्रश के अनुगामी पिछले भाग पर स्पार्किंग होता है। ठीक है, पिछले भाग पर, इसको याद रखना। ठीक है, अगर अंडर पर दिक् परिवर्तन या अंडर कम्यूटेशन बोल ले तो इस समय क्या होता है, ब्रश के अनुगामी या पिछले भाग पर स्पार्किंग होता है।
ठीक है। वह विधि जिससे लघुपथित आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात MNA को पार करती है परिवर्तित हो जाए तो दिक् परिवर्तक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया है फॉर ए DC जनरेटर इफ द ब्रशेस आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज, अर्थात DC जनित्र में यदि ब्रश को कुछ मात्रा से अग्र स्थानांतरित किया जाता है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव क्या होगा पूछा गया है। तो ये हमारा होता है पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, पार्टली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक अनुचुंबकीय और आंशिक क्रॉस चुंबकन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हो। ओके, दिया है DC जनित्र में यदि ब्रश को कुछ मात्रा से अग्र स्थानांतरित अर्थात फॉरवर्ड शिफ्ट किया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का आंशिक चुंबकन डीमैग्नेटाइजिंग और आंशिक क्रॉस चुंबकन अर्थात मैग्नेटाइजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कोइल साइड्स आर डैश, अर्थात पूर्ण पिच कुंडलन या वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड्स में उत्पन्न वोल्टेज डैश होती है पूछा गया है। ठीक है, तो पूर्ण पिच कुंडलन या पूर्ण पिच वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड्स में जो उत्पन्न वोल्टेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एग्जैक्टली इन फेज में होता है, तो मतलब सटीक फेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, एग्जैक्टली इन फेज या सटीक फेज में। डिटेल में देख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, फुल पिच कुंडलन कॉइल में दोनों कॉइल के मध्य उत्पादित विभव हमेशा समान फेज में होता है, जबकि बंद पिच कॉइल या शॉर्ट पिच कॉइल में यह 180 से कम होता है। इसमें कॉइल पिच का मान पोल पिच के समान होता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी मेंटेनेंस द सेम डायरेक्शन वेदर ए DC मशीन रन्स अस ए जनरेटर और अस ए मोटर। ठीक है, अर्थात DC मशीन द्वारा जनित्र के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है। तो ये समान डायरेक्शन में कायम रखता है हमारा इंड्यूस EMF हमेशा समान डायरेक्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इंड्यूस EMF अर्थात प्रेरित EMF। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ठीक है, DC मशीन द्वारा जनित्र के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी प्रेरित EMF राशि समान दिशा को कायम रखती है। जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक या इंड्यूस EMF, ये क्या होता है, BE अर्थात बैक EMF बराबर फ्लक्स फाई, ठीक है, नंबर ऑफ पोल P और स्पीड N अपॉन 60 होता है इंटू Z अपॉन A होता है और वोल्ट में होता है। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट होते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, जिसमें फाई फ्लक्स है, Z आर्मेचर चालक की संख्या है, N आर्मेचर की गति है, P ध्रुवों की संख्या है, A जो है आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या है और E है प्रेरित विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया है रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट व्हेन डैश, अर्थात घूर्णन मशीन में अवरोध बलाघूर्ण उपस्थित होता है जब डैश हो। और ये कब होता है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि
जो रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग एमएमएफ वेरियस, अर्थात वर्किंग एमएमएफ में प्रदर्शित अवरोध परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। घूर्णन मशीनों में अवरोध बला घूर्ण उपस्थित होता है जब कार्यकारी एमएमएफ में प्रदर्शित अवरोध परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। द वेरिएबल लॉस इन ए डीसी शंट मशीन इज, ठीक है, द वेरिएबल लॉस इन ए डीसी शंट मशीन इज डैश, अर्थात डीसी शंट मशीन में चर या वेरिएबल शय डैश होता है। तो इसमें हम जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो लोड के साथ परिवर्तित होता जाता है। तो वेरिएबल लॉस कॉपर लॉस से होता है और स्थिर लॉस होता है आयरन लॉस, ठीक है। तो हमारा जो होता है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस। इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। ओके, डीसी शंट मोटर में दो कॉपर हानियां होते हैं, फील्ड कॉपर हानि तथा आर्मेचर कॉपर हानि। फील्ड कॉपर हानि नियत रहता है क्योंकि वोल्टेज का मान नियत रहता है, तथा आर्मेचर कॉपर हानि भार पर निर्भर करता है। डीसी शंट मोटर का आर्मेचर कॉपर हानि वेरिएबल होता है। ओके, डीसी शंट मोटर का आर्मेचर कॉपर हानि वेरिएबल होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 बोला गया है कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर के खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं कॉपर लक्स के द्वारा, हम जानते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर लक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कॉपर लक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। कम्यूटेटर खंड आर्मेचर चालक से कॉपर लक्स से जुड़े रहते हैं तथा पोल शू पोल कोर से काउंटर शंक स्क्रू द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णन शक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रशों द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथों को धारा प्रदान करता है और मोटर में बाह्य परिपथों से आर्मेचर को धारा प्रदान करता है। यह रोटर का एक महत्वपूर्ण व कीमती अंग होता है। ओके फ्रेंड्स, को याद रखेगा, जिसे आर्मेचर के साथ एक ही शाफ्ट पर आरोपित किया जाता है। यह एक विद्युत चालक पदार्थ कठोर कर्षित ताम्र के टेपित खंडों से बेलनाकार बना होता है। इसको आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इसके बारे में डिप में दिया आता है, तो इसको भी आपको डिप में पढ़ना है और जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको याद रखना है। और इसमें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट निकल सकते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। बोला गया है यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, अर्थात आंशिक पिच कुंडलन का उपयोग। तो आंशिक पिच वाइंडिंग का उपयोग हम कहाँ करता है, ऑप्शन ए में दिया है, उसे दृढ़ बनाता है, सही है, इसमें दृढ़ बनाता है। और बाकी दूसरा में दिया है शरण प्रतिघात में कमी लाता है, यह भी सही है। थर्ड में दिया है मशीन की अक्षीय लंबाई को कम करता है, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी सही है। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। कोइल पिच या कुंडली पिच, किसी कुंडली के दो कुंडली पार्श्वों के बीच की दूरी को कुंडली पिच कहते हैं। कुंडली पिच का उपयोग उसे दृढ़ बनाता है, प्रतिकारकों के लीकेज में कमी लाता है, ठीक है, मशीन की अक्षीय लंबाई को कम करता है, मशीन की अक्षीय लंबाई को कम करता है, ये पॉइंट याद रह गया। उसे दृढ़ बनाता है, ठीक है, उसके प्रतिघातों के लीकेज में कमी लाता है, ठीक है, और मशीन की अक्षीय लंबाई को कम करता है। तो ये तीन काम करता है अपना कोइल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर। लैप वाइंडिंग इज प्रेफरेड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन्स, अर्थात लैप कुंडलन को किस प्रकार की मशीनों में वरीयता दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो लैप
लैप वाइंडिंग होती है हमारी, वो होती है हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए उपयुक्त की जाती है लैप वाइंडिंग। ओके, तो हमारा आंसर होगा हाई करंट और लो वोल्टेज। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करें, वेरी वेरी मोस्ट है। देखिए देखिए एफसीआई में पूछा है, ठीक है, एफसीआई में पूछा है, डीएमआरसी में पूछा है, एलएमआरसी में पूछा है, यूपी जल निगम में पूछा है, ईएसआईसी में पूछा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज चल रही है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का लाभ उठा सके फ्रेंड्स। ओके, और उनके भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो सके। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए हम लैप वाइंडिंग को यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, लैप कुंडलन अर्थात लैप वाइंडिंग को उच्च विद्युत धारा अर्थात हाई करंट तथा निम्न वोल्टेज अर्थात लो वोल्टेज की मशीनों में वरीयता दी जाती है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या किस बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं अर्थात पैरेलल पाथ होते हैं वो जो है नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। ओके, और वेव वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग जो होती है हमारी लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, और वेव वाइंडिंग में जो हमारे नंबर ऑफ पोल होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं, इसको याद रखना है आपको। ओके, और लैप कुंडलन अर्थात लैप वाइंडिंग में हमेशा आवश्यक ब्रश की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, और लैप कुंडलन की मशीन की रेटिंग आमतौर पर 500 किलोवाट से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लैप कुंडलन की मशीन है उसकी रेटिंग जो हमारे 500 किलोवाट से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बोला गया है शंट जनरेटर का उपयोग इंग्लिश में पढ़ना रह गया, वेयर द शंट जनरेटर्स आर वाइडली यूज, अर्थात शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहाँ किया जाता है। तो हम जानते हैं कि शंट जनरेटर का जो उपयोग होता है व्यापक रूप से वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे क्या संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी हो, या कांस्टेंट, जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, वेयर ए कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जहाँ संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी होता है। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ओके, शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से जहाँ संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है, तथा शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्ज तथा जहाँ कम पावर की आवश्यकता होती है वहाँ किया जाता है। ठीक है, और अधिक टर्न और पतला तार होता है, ये भी याद रखिए। शंट में क्या होता है, अधिक टर्न होते हैं और पतला तार होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट हैपन इफ द मैग्नेट न्यूट्रल रिपीट करें, सॉरी, व्हाट हैपन इफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस coincide with the geometrical neutral axis in case of DC generator। रिपीट करते हैं, what happen if the magnetic neutral axis coincide with the geometric neutral axis in case of DC generator। अर्थात DC जनरेटर के मामले में क्या होगा यदि चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के संपाती हो। ठीक है, तो इसमें होता है, हम देख लेते हैं, यह होती है जब हमारे जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है उस समय क्या होता है, जो हमारी ये डीसी जनरेटर के मामले में जो एमएनए होती है वो
GNA के बराबर होती है या फिर दोनों एक साथ हो जाती है, ठीक है, तो वो नो लोड की कंडीशन में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर, अर्थात जनरेटर पर कोई भार नहीं है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। शून्य भार की स्थिति में चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष को ढके हुए होती है, ठीक है, चुंबकीय अक्ष जो होते हैं ज्यामितीय अक्ष को अर्थात है ज्यामितीय अक्ष को ढके हुए होते हैं, ठीक है। ज्यामितीय अक्ष उदासीन अक्ष की स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है, जबकि चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति आर्मेचर के साथ बदलती रहती है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। जो ज्यामितीय उदासीन अक्ष की स्थिति होती है वो सदैव अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो उसी जगह पे स्थायी होते हैं। और जो हमारी चुंबकीय उदासीन अक्ष होती है अर्थात MNA होती है, वो लोड के साथ में क्या होती है, आर्मेचर के लोड के साथ में बदलती रहती है। ओके, ब्रश को सदैव चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात MNA पर लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर। द EMF induced in the armature of a shunt generator is 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा पूछा, अर्थात यदि एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित EMF 500 वोल्ट है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, ठीक है। यदि आर्मेचर धारा 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। तो हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज अर्थात टर्मिनल वोल्टेज अर्थात क्या हो जाएगा VT, टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या होता है बैक EMF EB माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो टर्मिनल वोल्टेज के लिए VT बराबर EB अर्थात बैक EMF या इंड्यूस EMF माइनस आर्मेचर करंट IA और आर्मेचर रेजिस्टेंस RA होता है, ठीक है। अब इसको हम छोटे इसमें लिख देते हैं और इनका वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे VT बराबर EB माइनस IA इंटू RA होता है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया है, ठीक है, इनका मान रख देंगे। EB का वैल्यू का दिया है 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट दिया है तो हम 500 लिख देंगे, 500 माइनस का माइनस, और हमको दिया है आर्मेचर करंट दिया है 200 एम्पेयर तो 200 एम्पेयर लिख देंगे, इनटू रेजिस्टेंस दिया है कितना 0.2 ओम तो हम लिख दिए 0.2 ओम, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 0.2 ओम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। तो हमारा ये 500 माइनस 40, ठीक है। तब VT बराबर, अब 500 में से 40 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 460 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 460 वोल्ट दिया है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C में दिया है 460 वोल्ट, तो 460 वोल्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। ओके ओके, नीचे भी दिया है इसका फॉर्मूला देखिए। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा VT बराबर EB माइनस IA इंटू RA, ठीक है। जहाँ पे VT बराबर टर्मिनल वोल्टेज है, EB बराबर इंड्यूस EMF या बैक EMF माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको दिया है EMF दिया है 500 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम और करंट दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले हम वैल्यू रख देंगे हम, तो वैल्यू रखने में 500 माइनस 0.2 इंटू 200 वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर 500 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 460 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन DC मशीन
फॉर, ठीक है, अर्थात डीसी मशीन में ब्रश क्या काम करता है। तो हम जानते हैं कि डीसी मशीन में ब्रश का काम होता है हमारा एक पाथ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। करंट के लिए क्या करता है, करंट को फ्लो करवाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करवाता है हमारा ब्रश। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, अर्थात धारा प्रवाह हेतु पथ उपलब्ध कराना हमारा ब्रश का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और देख लीजिए, दिया है डीसी मशीन में ब्रश का कार्य धारा प्रवाह हेतु पथ प्रदान करना है। छोटी मशीन हेतु ब्रश कापर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तथा बड़ी मशीनों के लिए अधात्विक ब्रश जैसे कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्रश पर 2 से 5 वोल्ट का वोल्ट ड्रॉप होता है या वोल्ट तथा पात होता है, इसको याद रखना है। जो पिछले क्वेश्चन में बोला था मैं, कार्बन ब्रश पर 2 से 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप या वोल्ट तथा पात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 42 में, शंट जनरेटर आर मोस्ट सूटेड फॉर सूटेबल पैरेलल ऑपरेशन एज देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आर, अर्थात स्थिर समांतर प्रचालन के लिए शंट जनित्र अत्यधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनकी वोल्टता अभिलक्षण होती है। तो इनकी वोल्टता अभिलक्षण कैसे होती है, हम जानते हैं इनकी वोल्टता अभिलक्षण जो होता है या फिर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ड्रॉपिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, ड्रॉपिंग। इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। ओके, शंट जनरेटर का प्रयोग समांतर प्रचालन में सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इनका वोल्टेज अभिलक्षण ड्रॉपिंग होता है। शंट जनरेटर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है, ओके, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शंट जनरेटर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है, इसको याद रखना है, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 43, बोला गया है ए डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट, द शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पियर, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.01 ohm, द स्ट्रिप पावर इज 5000 वाट, द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज, अर्थात बोला गया है एक डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 500 एम्पियर दे रहा है, शंट क्षेत्र की धारा 10 एम्पियर है, आर्मेचर आर्मेचर प्रतिरोध 0.01 ओम है, प्रकीर्णन शक्ति जो है हमको 5000 वाट दिया है। तो जनरेटर की दक्षता पूछा गया है, ओके। तो हम जानते हैं इफिशिएंसी बराबर, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इफिशिएंसी होता है हमारा, ठीक है, इफिशिएंसी बराबर होता है हमारा फॉर्मूला V इंटू आई एल अपॉन V इंटू आई एल प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस पीसी, ठीक है। पीसी अर्थात हमारा यह होता है द स्ट्रिप पावर या प्रकीर्णन शक्ति इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 होता है, ओके। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, सभी का वैल्यू रख देंगे, तो ठीक है, वैल्यू रख के देख लेते हैं, सबका वैल्यू रखेंगे हम, तो इफिशिएंसी बराबर हमारा हो जाएगा 220 इंटू 500, क्योंकि देखो IL का मान दिया है 220, वोल्टेज दिया है 500, ठीक है, 500, उसके बाद में दिया है हमको वोल्टेज का मान दिया है, उसको हम रख देंगे इसमें, 220 वोल्टेज दिया है ना, 220 इंटू IL दिया है हमको 500 इंटू
आई का है हमारा 10 एम्पियर आई स्क्वायर का, तो 10 और 10 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है 100 हो जाएगा। फिर इधर लिख लेते हैं अपन, इनटू रजिस्टेंस दिया है आर ए हमको दिया है, रजिस्टेंस आर ए दिया है हमको 0.01 ओम, ठीक है, प्लस फिर ये दिया है हमको द स्ट्रे पावर दिया है 5000, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा लगभग 95.6, ठीक है, 95.6 प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे थे इसमें 95.6 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में आ रहा है 95.64% एफिशिएंसी। ओके, तो डिटेल में देख लेते हैं नीचे। ओके, डिटेल में देखिए, दक्षता अर्थात एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई एल अपॉन V इंटू आई एल प्लस आई स्क्वायर इंटू आर ए प्लस पी सी इंटू 100, ठीक है। तो इसमें हम ये बाकी हम जानते हैं कि हमको दिया है वोल्टेज 200 दिया है, आई एल का मान 500 एम्पियर दिया है, आई ए का मान दिया है 10 एम्पियर और आर ए का मान दिया है 0.01 ओम एंड पी सी का मान दिया है 5000। तो इन सब को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए यहाँ पे, तो हमको जो है 95.65% इफिशिएंसी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू, अर्थात अंतराध्रुव या इंटरपोल द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि जो इंटरपोल द्वारा उत्पादित एमएमएफ होता है, ठीक है, वो होता है हमारा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल या आर्मेचर धारा के। और हमको ये भी याद रखना जो हमारा इंटरपोल होता है, ठीक है, वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। ओके, इसके बारे में डिटेल देखें, ठीक है, इसमें बहुत कम दिया है। अंतराध्रुव द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। As we go from generator end towards load the severity of a particular fault, अर्थात जैसे कि हम जनरेटर के अंत से लोड की ओर जाते हैं एक विशेष गलती की गंभीरता है। अर्थात ऐसा होता है कि जैसे कि हम जनरेटर के अंत से लोड की ओर जाते हैं तो एक विशेष गलती की गंभीरता वो क्या होते हैं, डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है अर्थात घटता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे हो जाएगा, डिक्रीजेस अर्थात घटता है। इसके बारे में और नीचे देख लीजिए, जब हम जनरेटर के अंत से लोड की ओर जाते हैं तो प्रदोष अर्थात फॉल्ट की गंभीरता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, ठीक है, बोला गया है द लेंथ ऑफ द एयर गैप अंडर द पोल्स ऑफ ए डीसी मशीन इज नॉट कीप्ड यूनिफॉर्म सो अस टू, अर्थात डीसी मशीन के पोल के तहत हवा के अंतराल की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे क्या होता है हमारा, ये होता है कि जो हमारा एक मुख्य क्षेत्र फ्लक्स प्राप्त कर सके, ये होता है उसमें। इसीलिए हम क्या अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऑब्टेन ए सूटेबल मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। इसमें लिखा है ऑब्टेन ए सूटेबल मेन फील्ड फ्लक्स, अर्थात एक उपयुक्त मुख्य क्षेत्र फ्लक्स प्राप्त कर सके। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। इसमें डिटेल में क्या दिया है डीसी मशीन के पोल के तहत हवा के अंतराल की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे उपयुक्त मेन फ्लक्स क्षेत्र प्राप्त कर सके। ओके, मोटर में हवा गैप अर्थात एयर गैप रोटर को स्टेटर से रगड़ खाने से बचाता है। अरे हिंदी भी खतरनाक होते हैं हम। रोटर को स्टेटर से रगड़ खाने से बचाती है, या फिर उसको ये बोल सकते हैं हम उनके फ्रिक्शंस होने से या फिर उससे टच होने से बचाती है।
ओके, यह चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। एक बार रिपीट करते हैं। डीसी मशीन के पोल के तहत हवा अर्थात एयर के अंतराल की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती है। ठीक है, अर्थात एयर गैप एक समान नहीं रखा जाता है, लेंथ ऑफ एयर एक समान नहीं रखी जाती है, जिससे उपयुक्त मेन फ्लक्स, ठीक है, मेन फ्लक्स क्षेत्र प्राप्त कर सके। ओके, अर्थात मेन फ्लक्स फील्ड प्राप्त कर सके। ओके, मोटर में हवा गैप अर्थात एयर गैप रोटर से रगड़ से खाने से बचता है। अर्थात जो एयर गैप होता है, एयर गैप हमारा एयर गैप जो होता है वो स्टेटर और रोटर के बीच होता है। ठीक है, तो वो बोला गया है कि स्टेटर और रोटर के बीच अगर एयर गैप जो है हमको वो रोटर और स्टेटर को आपस में रगड़ाने से बचाता है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोला गया है डीसी शंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग किससे बनी होती है। ओके, डीसी शंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग का बोला है, फील्ड वाइंडिंग किससे बनी होती है। तो फील्ड वाइंडिंग हम जानते हैं डीसी शंट मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, अगर डीसी शंट मोटर है तो उसमें क्या होता है, हमारा अधिक टर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं और वायर पतली होती है। तो हमारा जो हो जाएगा डीसी शंट मोटर के कंडीशन में ऑप्शन ये पतली तार के बहुत सारे घुमाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतली तार के बहुत सारे घुमाव। ओके, और डीसी सीरीज मशीन के कंडीशन में क्या होता है, डीसी सीरीज के मशीन के इसमें कम टर्न होते हैं और मोटी तार होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए शंट में क्या होता है, शंट में पतली तार और बहुत अधिक टर्न होते हैं। ठीक है, और सीरीज में क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं और मोटी तार होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। ओके, डीसी शंट मशीन में फील्ड वाइंडिंग पतली तार के बहुत सारे घुमाव के बनी होते हैं। ओके, और जिससे क्षेत्र पूर्ण वोल्टता से उत्तेजित या एक्साइटेड होता है। इस क्षेत्र कुंडलन को शंट कुंडले या शंट क्षेत्र भी कहते हैं। इस वोल्टेज ऑपरेटेड क्षेत्र भी कहते हैं, इसे वोल्टेज ऑपरेटेड क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, और श्रेणी में क्या होता है, हमारा कम टर्न और मोटी तार उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है इन ए डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। ठीक है, अर्थात एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए करंट किस माध्यम से दिया जाता है, या इंग्लिश में बोला है इन ए डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। तो ये हमको दिया जाता है कम्यूटेटर से और ब्रश से। ठीक है, कम्यूटेटर और ब्रश से दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। इसमें देख लीजिए दिया है एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए धारा कम्यूटेटर और ब्रश के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बोला गया है स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है, पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो सीधे इसके अनुपात में बढ़ती है, ये हमको याद पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोला है स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट की वृद्धि की जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ सीधे अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, उत्पन्न ईएमएफ सीधे अनुपात में बढ़ती है। इसके बारे में देख लीजिए। ओके, स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट में वृद्धि होती है तो उत्पन्न ईएमएफ सीधे अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, और करंट समानुपाती होता है फ्लक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है द मशीन विच वर्क ऑन डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ इज। बोला गया है द मशीन विच वर्क ऑन डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, अर्थात मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है। ओके, गतिशील ईएमएफ पर काम कौन सा करता है,
तो वो हम जानते हैं हमारा जनरेटर काम करता है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में डीसी जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, डीसी जनरेटर। ओके फ्रेंड, डीसी जनरेटर, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, दिया है डीसी जनरेटर वह गतिशील मशीन है जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर काम करती है, क्योंकि किसी एक समांतर पथ में जनित या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। और ई बराबर होता है हमारा फ्लक्स फाई जेड एन अपॉन 16 इंटू पी अपॉन ए होता है। ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में जो है हम प्रीवियस ईयर डीसी जनरेटर के ऊपर के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको सोल्व किए हैं, और जो भी उनके बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल था, ठीक है, उससे संबंधित उसको भी डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि जो वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपके लिए तो 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को क्या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड्स, उनको भी लाभ मिल सके और वो भी प्रैक्टिस कर सके सही तरीके से, और फ्रेंड्स उनको पता चल सके कि क्वेश्चन जो है हमारे किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसी को हम आगे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम टॉपिक वाइज डीसी जनरेटर खत्म होगा, डीसी जनरेटर खत्म होने के बाद में जो है हम फिर डीसी मोटर को लेंगे, डीसी मोटर खत्म होने के बाद में फिर और आगे टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम जो है, अभी आपको पता है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीन्स को 2 सब्जेक्ट को उठाए हैं पैरेलल में, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनके बाद में हम दूसरा सब्जेक्ट भी करेंगे, इस प्रकार हम सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन्हें आप ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि वो देख सके और अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचा सके। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।